अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार आप सब लोग। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं अहमद भाई। और अहमद भाई से पॉडकास्ट करने की रीज़न ये थी कि उन्होंने बेसिकली अपने घर से होम किचन से केक्स सेल करना शुरू किए थे और 3 साल के बाद उनका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस बन चुका है। अभी तक उन्होंने कोई आउटलेट नहीं ली, तो सोचो उनसे ये पॉडकास्ट करते हैं और उनसे इंसाइट्स लेते हैं कि उन्होंने कैसे ये बिज़नेस शुरू किया, क्या चैलेंजेस फेस आए और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया। तो अगर हम में से कोई होम किचन करने में इंटरेस्टेड है तो उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वैसे भी हमको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। और उनकी जो पास्ट की लाइफ है, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉलेज के बाद वो ड्रॉप आउट कर गए थे अपनी शरारतों की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की पॉडकास्ट आप लोग एंजॉय करोगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद भाई आप? वालेकुम सलाम जिशान, आई एम गुड। ओके, तो अहमद भाई सबसे पहले तो बताओ यार अपने पास्ट के बारे में, आपने कहाँ से शुरू किया, आपका स्कूल लाइफ कैसी थी, कॉलेज लाइफ कैसी थी? अच्छा जिशान, सबसे पहले तो लाइफ में मेरा जो सबसे पहला अचीवमेंट था वो था कुरान। मैंने कुरान हिफ्ज़ किया इकरा हफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल से और फिर वहीं से मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस था कुरान पाक हिफ्ज़ करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर उस टाइम पर तो एक बर्डन लगता था क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान की अपनी कोई सोच नहीं होती, तब वो एक फ़ोर्स करके ही बच्चे को भेज दिया जाता है कि आपने ये करना है। लेकिन अब अगर मैं सोचूं तो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट जो था वो कुरान था। तो आपके लिए वहाँ पे जाके लाइक कुरान पाक हिफ्ज़ करना, लाइक वो जो डिसीजन था वो आपका अपना था, लाइक आप ओके थे उस डिसीजन से? नहीं, तब मैं बिल्कुल भी ओके नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे ऊपर। हाँ। वो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था, लेकिन अब मैं यही सोचता हूँ कि वो सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो अगर एक जो लड़का है वो हिफ्ज़ करने जाता है और उसकी ख्वाहिश नहीं है जाने की, ठीक है, आपके ख्याल में एज लाइक आपके लिए किस पॉइंट पे आके आप उस डिसीजन से ओके हो गए थे कि यार आई एम डूइंग समथिंग दैट्स वर्थ वाइल? ये आप यूँ समझ लो कि जब बंदा थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आता है, जब उसकी सोच बदलने लगती है, जब वो लाइफ को सीरियस लेना शुरू होता है, तब उसको समझ लगती है कि कुरान क्या नेमत थी अल्लाह की तरफ से दी गई। तब वो उन चीज़ों को समझने लगता है कि यार सबसे बेस्ट चीज़ जो थी वो आज तक यही थी मेरे पास। हम्म। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना उनको ज़्यादा लाइक बचपन के अंदर आइडिया नहीं होता, वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं यार बाकी जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, लाइक मज़हब की इतनी लाइक वैल्यू बच्चे को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो क्या आप लाइक लेफ़्ट आउट फील करते थे? आपको फील होता था कि यार वो सब स्कूल जा रहे हैं, मैं एक कुरान पाक पढ़ रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही होता था। सबसे पहले तो हमारी जो कुरान सीखने की जो टाइमिंग्स होती थी वो कुछ इस तरह से होती थी कि वो लाइफ बड़ी हार्ड होती थी कि आप सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे और शाम को 4 बजे आप फ्री होते थे। तो पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता था, यानी खेलने कूदने का आपको टाइम नहीं मिलता था। तो लाइक कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि पॉइंट के अंदर कि एक पॉइंट के बाद आपने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि नहीं यार कि जो मैं कर रहा हूँ ना ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है? लाइक क्या वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद आपको फील हुआ, क्या उस जर्नी के अंदर ही आपको ये चीज़ फील होना शुरू हो गई थी रास्ते में? नहीं, उस जर्नी के अंदर तो बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता था। बहुत मुश्किल लगता था उस टाइम। ये बहुत बाद में जाके, जब कॉलेज लाइफ में जाके ये मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं यार, कि बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों का ना जो ओपिनियन है मदरसा को लेके, या जो लोग कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं उनको ये लगता है कि बहुत ही एक्सट्रीमली ना स्ट्रिक्ट माहौल होता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, रट्टा लगवाया जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था लाइक इन इस सब चीज़ों में? देखिए, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाया गया है कि ऐसा इतना नहीं है। जो हमारा स्कूल था स्पेशली, उसमें बच्चों पे नज़र रखी जाती थी कि जी इसके ऊपर कोई ज़्यादती या जुल्म तो नहीं किया जा रहा, बिला वजह मारा तो नहीं जा रहा इसको। तो वो ज़रा चिल सीन था उधर। तो आपको कितने अरसा लगा कुरान पाक हिफ्ज़ करने में? मुझे 5 to 6 ईयर्स। मैं इस कुरान हिफ्ज़ करने में थोड़ा स्लो था। ओके। मुझे काफ़ी टाइम लग गया। वैसे नॉर्मली जो है बच्चे 3 या 4 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं, मुझे ज़रा 2 साल ज़्यादा लग गए थे। तो उसमें आपकी रूटीन क्या हुआ करती थी? मेरी रूटीन ये थी कि मैं जब स्कूल से वापस आता था तो कुछ थोड़ा इंतज़ार करके खाना पीना हो जाता था, तो फिर क़ारी साहब पढ़ाने आ जाते थे, तो 1 घंटा उनको देना होता था। वहाँ से जब फ्री होता था तो इतना थक चुके होते थे कि बस थोड़ा सा टाइम होता था, टीवी देख लिया, कार्टून्स देख लिए, उसके बाद सो जाते थे। यही लाइफ होती थी। एक संडे का दिन होता था जिसमें हमने खेलना होता था बस। तो सुबह यानी आप कितने बजे जाते थे और कितने बजे जाते थे और कितना घंटे आपके वहाँ पे होते थे? सुबह हम जाते थे तकरीबन 7 बजे हम स्कूल जाते थे और वापस आते आते 3:30-4 बज जाते थे हमें। और यानी कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद, लाइक जब आपने वो कर लिया पूरा, जब आपकी वो क्वालिफ़िकेशन पूरी होगी मैट्रिक वाली, तो क्या था माइंड के अंदर कि अब आगे क्या करना है इस चीज़ के लेके?
मैं कभी भी लाइफ को लेके ना सीरियस नहीं था। मैं बहुत इरिस्पॉन्सिबल सा लड़का था। तो लाइफ मेरे लिए बस फ़न थी। तो मेरा कोई एम नहीं था लाइफ में कि मैंने ये करना है, ये करना है। तो जब मेरा मैट्रिक ख़त्म हुआ तो मैं एफसी कॉलेज में मुझे दाखिला मिला बिज़नेस में। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैं ना क्लासेस बहुत बंक किया करता था। तो बहुत नॉन सीरियस था मैं पढ़ाई में मैं खैर ठीक था, कभी फेल नहीं हुआ था, पढ़ लेता था मैं, लेकिन वैसे मेरी शरारतें बहुत होती थी। तो तब मेरा कोई ख़ास ऐसा एम नहीं था तब तक, कॉलेज लाइफ तक। तो जब कॉलेज लाइफ मेरी ख़त्म हुई, कॉलेज जब सेकंड ईयर था, तो मुझे कॉलेज से मेरे फादर ने हटा लिया मेरी शिकायतों की वजह से। और मेरी बहुत शिकायतें आती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ, तुम नहीं कर सकते, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ अब। ओके। तो वहाँ से फिर मुझे एक जॉब मिली ट्रैवल एजेंसी में, क्योंकि मेरे सारा जो ख़ानदान है, सारे रिलेटिव जो हैं वो इसी काम में है, ट्रैवल एजेंसी में, इंटरनेशनल टूर्स और उम्रा हज वगैरह। तो मुझे भी उन्होंने वहीं पे भेज दिया। वहाँ पर मुझे फिर जॉब मिली, मैंने वो जॉब स्टार्ट की और फिर तकरीबन 2 साल तक मेरी वो जॉब रही। आपने बोला कि आपके काफ़ी शिकायतें आती थी, थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या क्या सीन किए वहाँ पे। मेरी शरारतें जो है ना बहुत पीक पर होती थी। कुछ स्कूल से मैं आपको बताता हूँ। 10th क्लास में मुझे स्कूल से भी ड्रॉप आउट कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि भाई इसको ले जाओ, इसका दाखिला हम भेज देंगे, हाँ हाँ। लेकिन जो है ना इसको घर में रखो, इसको स्कूल नहीं भेजना आपने। वो कुछ सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा दोस्त, हम क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती होते थे। साद नाम था मेरे दोस्त का। तो मैं ना पटाखा ले आया था स्कूल में, और वो टाइम भी वो था जब आपको याद होगा सिक्योरिटी थ्रेट थे स्कूल में, पेशावर अटैक हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। उसके बाद कोई 3-4 महीने बाद ना स्कूल्स में सिक्योरिटी थ्रेट थे बहुत ज़्यादा। ओके। तो जनाब मैं पटाखा ले गया स्कूल में, और साथ मेरे वही मेरा दोस्त साद। तो हम स्कूल के ऊपर वाला पोर्शन था जो कि खाली होता था, तो हम वहाँ पर पटाखा लेके गए। हमने कहा यार चला के देखते हैं क्या क्या होगा। तो अब जनाब हम दोनों ने वो पटाखा चलाया है, और वो पटाखा जब चला है तो क्योंकि वो ऊपर वाला पोर्शन सारा खाली था, तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजी कि वो ऐसे लगा कि फायरिंग हुई है वहाँ पर। ठीक है, तो हम वो पटाखा बजा के जनाब भागते हुए नीचे गए। तो जब हम नीचे वाले पोर्शन में पहुँचे, जो हमने हालात देखे ना नीचे स्कूल के, वो ऐसे थे कि हम खुद भी कांपने लग गए कि ये हमने क्या कर दिया है। आइडिया नहीं था। हमें आइडिया नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि जनाब सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासों में कुंडियाँ लगा के अंदर घुस गए हैं, और एक ही वाशरूम में 10-10 लोग घुस गए हैं, और सारे डर गए हैं। और जितने हमारे सर थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो अपने ऑफिस से बाहर आ गए, और जनाब वो सिक्योरिटी गार्ड आ गए, कोई भागता हुआ ऊपर जा रहा है कि देखो क्या हुआ है, कोई आ गया है, कोई दहशतगर्द घुसा है, कोई सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। यानी हम परेशान हो गए थे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, नेक्स्ट लेवल हो गया। तो फिर बस यही हुआ कि स्कूल में जो भी कुछ होता था ना, सबसे पहले नाम आता था कि जी अहमद अब्बास किधर है। तो आप पकड़े गए थे जब आपने ये किया था, ये पटाखों वाला सीन? वो कुछ सीन यूँ हुआ था कि हमें एक लड़के ने भागते हुए देख लिया था। अच्छा, यानी छत से नीचे आते हुए? छत से नीचे आते हुए उसने देख लिया था। उसने सर को बता दिया कि जी ये लड़के थे, ये ऊपर से भागते हुए नीचे आ रहे थे। तो फिर सर सीधा हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि जी हाँ भाई बताओ, ये लड़के ने आपको देखा है। मैंने कहा क्या देखा है इसने? उन्होंने कहा इसने आपको भागते हुए देखा है। मैंने कहा अच्छा, यानी इसने पटाखा बजाते हुए नहीं देखा, भागते हुए देखा है इसने। तो मैंने भी फिर उस बात को पकड़ लिया। मैंने कहा जी हाँ हम भागे थे, लेकिन हमने पटाखा नहीं बजाया। फिर एंड तक हम इस बात पर स्टिक रहे कि जी नहीं, हमने नहीं किया, हम भाग रहे थे, ये हम मान लेते, लेकिन हमने नहीं किया। खैर एंड ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई आप जो है अपने पेरेंट्स को बुलाओ और आप ना घर बैठ। अच्छा, उस टाइम तक उनको पता चल गया था कि ये पटाखों की आवाज़ थी? हाँ, उनको ये पता चल गया था कि ये पटाखा था, और पूरे स्कूल की, सारे स्कूल की तलाशी हुई थी कि जी, और बच्चों के बैग में से बहुत बहुत कुछ निकला था। हमारी वजह से बहुत लड़के जो है ना लाइन लगी थी उनकी। तो बस वो आखिरी दिन था जब टीचर्स ने कहा कि जी नहीं भाई इसको ले जाओ, ये ख़तरनाक है। तो ये आइडिया जो पटाखों का था, लाइक वो कैसे आया दिमाग में कि यार आज ना ये करते हैं हम? बस हम उधर बैठे हुए कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि यार आज क्या करें, आज कुछ ऐसा करें कि बस मज़ा आ जाए, कुछ फ़न हो लाइफ में।
मज़ा नहीं आ रहा कि क्या सीरियस पढ़ाई जा रहे हैं। तो बाकी बच्चे भी जो थे ना क्लास में, वो भी, उनकी भी नज़र होती थी कि यार ये आज कुछ कर नहीं रहे, आज सीरियस बैठे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। तो वो कुछ ना कुछ हमें दे देते थे। ये पटाखा भी जो है ये हमें किसी ने दिया था बजाने के लिए कि यार ये अहमद ये बजा के तो दिखा दे रहा था। खुद वो पीछे बैठ जाते थे और हमें जनाब आगे लगाते थे, उनको पता। तो ये पहली जो शरारत थी, ये पहली थी या ये आखिरी थी? ये पहली तो नहीं थी, ये आखिरी शरारत थी जो कि स्कूल में की गई थी। उसके बाद जो है वो हमें उन्होंने निकाल दिया। तो कॉलेज लाइफ में भी कोई ऐसी शरारत वगैरह करी कभी? कॉलेज लाइफ में मैं बंक बहुत करता था क्लासेस। कॉलेज लाइफ में तो ये हाल होता था कि मेरे टीचर्स मुझे जानते ही नहीं थे। जब मैं क्लास में जाता था तो वो देखते थे, वो कहते थे कि भाई आप कौन हो, ये हाल होता था। यानी वहाँ पे मैं, एक और बड़े मज़े का हिसाब किताब है मेरा, मैं बैग जो लेके जाता था ना, वो स्पोर्ट्स बैग था। उसमें सिर्फ पानी की बोतल आ सकती थी, और वो मैं बैग लेके जाता था। और जब टीचर्स कहते थे ना कि यार बुक्स निकालो, तो मेरा बहाना ये होता था कि सर इसमें बुक्स नहीं आती कि इसकी ज़िप ही इतनी खुलती है, इसमें बुक्स नहीं आती। कहते थे कि यार क्या मतलब पागल हो, ये क्या कह रहे हो, आप बैग दूसरा ले लो। मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है तो इस तरह की मेरी हरकतें होती थी, बहुत नॉन सीरियस होता था मैं। टीचर्स को ये कहना कि जनाब इसमें, तो मेरा बहाना ये होता था कि जिसमें अच्छा, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था? क्या सीन था कि लाइक क्लासरूम में बैठना अच्छा नहीं लगता था, सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, क्या था? मैं जो हूँ ना स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक था। क्लासेस बंक करके मैं कहीं ना कहीं घुसा रहता था। क्रिकेट खेल ली, और टेबल टेनिस और बास्केटबॉल, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा टाइम देता था। तो वालदेन का लाइक रद्द अमल क्या था कि यार बच्चा जो है वो थोड़ा ट्रबल्ड है, स्कूल नहीं जा रहा, शिकायतें आ रही हैं? मेरे फादर जो थे वो यही मानते थे कि ये लाइफ में ना कभी कुछ कर नहीं सकता, ये जो है ना बहुत डल स्टूडेंट है, क्योंकि ये पढ़ाई में भी बस नॉर्मली है, इतना पढ़ लेता है कि पास हो जाता है, और इसकी शिकायतें ही बहुत आती हैं। उनको मेरे पे कभी यकीन नहीं था कि ये है। तो कोई ऐसा तो कॉलेज के बाद आपका क्या रहा सिलसिला? कॉलेज के बाद जो है ना, जब मेरे फादर ने मुझे ट्रैवल एजेंसी में भेजा, तो वहाँ से थोड़ा जो है ना, क्या आप उनके इस फैसले के साथ खुश थे? उनके इस फैसले के साथ मैं खुश तो नहीं था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया ना, तो थोड़ी सोच मेरी बदलने लगी। जब मैंने दुनिया को देखा कि यार दुनिया का निज़ाम क्या है और क्या कैसे चलती है। ये सीरियसनेस कब आना शुरू हुई थी, जब ये कॉलेज ख़त्म हो गया उसके बाद, या जॉब के? हाँ, जब मैं जॉब कर रहा था तो ज़ाहिर बात है, जब पैसे आपके हाथ में आते हैं तो आपको पैसे कमाने का शौक़ पैदा हो जाता है कि यार नहीं, ये भी एक चीज़ है लाइफ में और तब ये था कि तब भी मैं ये सोचता था कि मुझे ना कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है, मुझे ना ये सिस्टम से बाहर निकलना था, ये जो जॉब वाला सिस्टम है ना। क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स जो हैं ये जॉब्स में थे, कोई भी बिज़नेस नहीं करता था अपना। तो मुझे थोड़ा सा इस सोच को ख़त्म करना था और इससे बाहर निकलना था। तो जो आपने जॉब करी उसके अंदर आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? उसमें मेरा काम तो ये होता था कि मुझे टिकट्स बनानी होती थी, टिकट्स का फेयर बताना होता था। जो भी लोग पूछते थे, जैसे किसी को दुबई का टिकट चाहिए या हज उम्रे से रिलेटेड जो है, मैं पैकेजेस बनाता होता था। ओके, तो उसके यानी वो 2 साल आपने जॉब करी, उसके बाद फिर 2 साल जब मैंने जॉब की तो 2019 के एंड पे आपको पता है कोविड आ गया, और उसमें जो सबसे पहले इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ थी वो ट्रैवलिंग थी, जिसकी वजह से वो ट्रेड के हालात बिल्कुल बहुत बुरे हो गए। और मैंने जॉब जो है मेरी चली गई, हाँ जॉब छूट गई मेरी। उसके बाद जो है हम घर में थे, लाइक पैसे बिल्कुल नहीं थे, हालात थोड़े चेंज होना शुरू हुए, थोड़ी टेंशन दबाव ज़हन पर आ गया कि यार अब क्या करेंगे लाइफ में, अब तो जॉब ही चली गई है। तो वहाँ से फिर थोड़ी सीरियसनेस जो है मेरी लाइफ में आई, जब मैं ढूंढ रहा था कि यार मैं क्या करूँ लाइफ में ऐसा। तो जब आप जॉब कर रहे थे तो लाइक वर यू अर्निंग इनफ कि यू वर लाइक ओके लाइफ सेट है, माहौल है, या फिर आप जॉब के टाइम भी एक अनसेटिस्फाइड से थे कि यार नहीं ये काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जॉब जो है बिल्कुल मैं सेटिस्फाई उससे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसकी जब मैं समझ लो मैं 20,000 रुपया कमाता था, तो उसमें से 10,000 तो पेट्रोल में ही चला जाता था ना, और बाकी 5,000 इधर उधर यहाँ घर दे दिया, और पीछे 5,000 रहता था, उसमें इंसान क्या ही कर लेगा। तो उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। ओके, तो जब ये जॉब छूटी और कोविड आया तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद ये था कि सबसे पहले तो मैं काम ढूंढ रहा था कि यार मैं बहुत परेशान था। मैं अपने एक कज़न के पास गया,
तो मैं उस अपने कज़न को बताया, वो उसका काम था ये आईटी से रिलेटेड, ये कॉपीराइट्स वगैरह का काम था उसका। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि यार मैं लाइफ में क्या करूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं, बहुत परेशान था। खैर वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। उसने मुझे बताया कि यार ये इस तरह ना अमेज़ॉन है, इसका तू सीख सकता है, ड्रॉप शिपिंग होती है, ये सब मेरा एक फ्रेंड करता है तो वो तुझे सिखा देगा। तो वो मैंने सीखना शुरू किया, और उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, मैं ऑनेस्टली बताऊं। हाँ, अमेज़ॉन में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑनलाइन चीज़ें सेल करना आ गई, कि आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हो। तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ। उसके बाद सीन ये था कि मेरी जो मदर थी उनको कुकिंग का बहुत शौक़ था, तो वो केक्स बनाया करती थी घर पे। वो केक्स बनाकर ऐसे ही रिलेटिव्स को खिला दिए, नेबर्स को खिला दिया, तो वो बहुत तारीफ़ किया करते थे। वो कहते थे कि ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो मैंने ये प्लान किया कि यार क्यों ना इसको जो है ना ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को सेल किया जाए, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू इसको सेल किया जाए। खैर वो मैंने घर में बताया अपना प्लान कि जी इस तरह हम इसको इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मुझे बात सुनने में मिली, उन्होंने कहा कि पागल हो गए हो, ये क्या कह रहे हो, कि कौन लेगा इस प्रोडक्ट को, कौन लेगा, यहाँ पे नहीं कोई पैसे देता तो कौन पैसे देगा हमें। तो ये उनका रिएक्शन था। तो फिर कन्विंस कैसे किया? कन्विंस मैंने ऐसे किया कि मैं ढीठ था क्योंकि तो मैंने ऐसे किया कि मेरी बर्थडे थी, तो अपनी बर्थडे पे ना मैंने अपनी मदर से कहा कि ना आप ना केक बनाओ, उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो मैं ख़ुद करूँगा। मुझे ना चीज़ों की प्रेजेंटेशन करने का बड़ा शौक़ था, डेकोर करने का बड़ा शौक़ है, रूम्स डेकोर करने का मुझे बड़ा शौक़ था। तो मैंने जो है ना वो केक को डेकोर ख़ुद किया अपनी मर्ज़ी से। उन्होंने बस एक कोटिंग कर दी केक की और उसको मैंने डेकोर किया, उसकी पिक्चर ली, उनको नहीं बताया, उसकी अच्छी सी पिक्चर ली और इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया और उस पर मैंने उसको पोस्ट कर दिया। और फिर इस तरह करते करते ना एक एक केक को मैं डेकोर करके ना पिक्चर लेकर उसकी मैं ना पोस्ट करता रहता। इस तरह से एक फीड बन गई मेरी, और फिर वो देखते देखते उस पर फॉलोअर्स आना शुरू हो गए, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। तो उसके बाद टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही अच्छा था, तो लोग जब उसको टेस्ट करते थे तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो फर्स्ट कस्टमर आपको कब मिला ऑनलाइन, और वो कहाँ से मिला था? वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था, क्या था? कस्टमर्स सबसे पहले तो मेरा काम चलना कुछ ऐसे शुरू हुआ कि रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया, कुछ मेरे कज़न्स थे, उन्होंने मंगवाना शुरू किया, फ़्लो में आया, वो आगे देते थे, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते थे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए, लोगों का ट्रस्ट गेन हुआ, लोग आगे से आगे बताते थे, और कुछ जो है मैं फ्री दे देता था लोग को टेस्टिंग के लिए, तो उसका बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। तो अभी आपकी क्या है अभी जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो सारे केक्स? जी, मैं ऑनलाइन करता हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करता हूँ, और माशाल्लाह अच्छा काम जा रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में आपको अभी आप इज़ इट गुड इनफ कि आपको आगे पीछे अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है काम को लेके? मेरे लिए, अगर मैं अपने लिए देखूँ तो ये इनफ है, लेकिन मेरा जो गोल है, मेन बात तो गोल की है, वो मेरा इससे बहुत आगे का है कि मुझे सिर्फ इतना नहीं सोचना। मेरा प्लान ये है कि इसको जो काम को सबसे पहले तो मुझे इसकी ब्रांचेस खोलनी है, इसको एक ब्रांड की तरह लेकर चलना है। सिर्फ ये नहीं कि घर से चला रहा हूँ और बस यही चलता रहे, इसको मैं एज अ ब्रांड लेके जा रहा हूँ। इसका सबसे पहले तो लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह वो सब कुछ मैंने खुद किया, सोच के किया कि सिर्फ इसको घर से नहीं चलाना, इसको मैंने आगे तक लेके जाना है। इसकी ब्रांचेस ओपन होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस ओपन करूँगा। तो इसका नाम भी मैंने बहुत सोच के रखा, किचन सीक्रेट्स। इसमें किचन सीक्रेट्स में मेरे 2 मिशन हैं, ठीक है। सबसे पहला मिशन जो है मेरा वो ये है कि मैंने इस काम को बढ़ाना है, इसकी ब्रांचेस ओपन करनी है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उससे भी मैंने इंशाल्लाह बाहर लेके जाना है। और जो सेकंड मिशन है वो सीक्रेट है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है किचन सीक्रेट्स। और वो मिशन मेरा इससे भी आगे का है इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं वो मिशन कर सकूं। उसके लिए जो है मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इसलिए जो है मैं ये काम कर रहा हूँ। तो क्या उसे कहते हैं
ज़्यादा जो आपके कस्टमर्स हैं, लाइक आप जैसे आपने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, तो आपके ख्याल में इस लाइक फ़ायदा हो रहा है आपको इंस्टाग्राम पे करने का? कोई कस्टमर जो नहीं जानता, जिसने सिर्फ आपकी पोस्ट देखी हैं, उनके मैसेजेस वगैरह आते हैं? बिल्कुल, मुझे ज़्यादातर जो है वो नए लोग ऑर्डर करते हैं। रिपीटेड कस्टमर्स भी हैं मेरे, लेकिन नए लोग बहुत आते हैं मेरे पास जिनको लोगों ने रिकमेंड किया होता है। और मुझे माशाल्लाह लोग जब टेस्ट करते हैं तो जो हमारी यहाँ की सबसे फेमस बेकरीज़ हैं उनसे कंपेयर करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि आपका उससे भी अच्छा है। तो आपको यानी कितनी देर हो गई ये करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ओके, तो जब आपने स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग के इकोनॉमिक्स क्या थे और अब कितने, मिसाल के तौर इकोनॉमिक्स से मतलब कि अब आपको पर डे एवरेज कितना कस्टमर मिल जाता है? स्टार्टिंग तो समझ लो बहुत मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। एक तो ये कि मैं डिलीवरीज़ भी खुद करता था, ये बात किसी को नहीं पता। डिलीवरीज़ जो है मैं खुद करता था और ऐसी हालत होती थी कि मैं रात के टाइम टूट के गिरा होता था। मेरी उठने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर से, एक ऑर्डर आया है उसको मैंने देने जाना है, समझ लें कलमा चौक तक गया हूँ, फिर कलमा चौक से मैं घर वापस आया हूँ, फिर मुझे पता चला कि जी बहरिया टाउन जाना पड़ा है, और ऐसे मैं पूरा दिन मेरा ऐसे निकलता था। तो बहुत मुश्किल होती थी और अर्निंग कुछ भी नहीं होती थी, इसके बजाय लगता था मेरा। और जब कोई मेरे से पूछता था ना कि भाई कैसा जा रहा है, क्या कर रहे हो, तो मैं उसको ये कहता था कि यार ज़बरदस्त जा रहा है और इतनी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, 20,000 मैं कमा लेता हूँ जितना मैं जॉब से कमाता था। झूठ बोलता था मैं जान के, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते थे। एक तो पहले ही लोग डिग्रेड कर रहे होते थे, ऊपर से अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई ये तो अर्निंग तो इसकी कोई है नहीं, तो वो फिर आपकी शामत आ जाती थी। लेकिन खुद पे यकीन था कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं चला जाएगा? हाँ, मुझे यकीन था कि ये चलेगा ज़रूर। कभी डाउट नहीं हुआ? डाउट मुझे कभी नहीं हुआ। लोग डालने की कोशिश बहुत करते थे डाउट कि जी ये तो चल नहीं रहा, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो, तब से लगे हुए हो, कुछ भी नहीं, आप कमा नहीं पा रहे हो। उसका मैं हल ये निकालता था कि मैं डीट हो जाता था। जब कोई मुझे ये कहता था ना कि अहमद ये देखो ये तो कर ही नहीं रहा, ये आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे, ये काम नहीं चल रहा, मैं उसी टाइम उठकर वही काम करता था जिससे वो रोक रहा होता था। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ। मैं उसको ये मैसेज पहुंचाता था कि भाई तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मुझे बोल के, मैं तो यही करूँगा। उसको मैं ये मैसेज देता था, तो उसको ये पता चल जाता था कि नहीं भाई ये मजबूत है अपने इरादे में, उसने पीछे नहीं हटना, तो फिर वो मुझे बोलना छोड़ देता था। और ये नहीं, इस सब जर्नी के अंदर आपका लाइक आपने बताया कि आपकी अम्मी किया करती थी। मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हम दोनों ने ही मिलकर इस काम को जो है आगे बढ़ाया। हम दो जो है मेन कैरेक्टर थे। इवन कि मेरी मदर जो है डिलीवरीज देने भी मेरे साथ चल पड़ती थी, और हालत ये होती थी मेरी कि उनको पता चल जाता था, ज़ाहिर बात है माँ है, उसको पता चल जाता था कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल, और वो पीछे बैठ के मेरे कंधे दुबा रही होती थी और हम बस किसी डिलीवरीज दे रहे होते थे, कहते थे कि बस ये किसी तरह ये टाइम गुजर जाए। और बहुत प्रेशर होता था, रिलेटिव्स की तरफ से बड़ा प्रेशर होता था कि यार ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोई मुझे डिलीवरी बॉय कहता था, कोई मुझे कुछ कहता था, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की। और बहन भाइयों घर में बाकी सबका क्या रद्द अमल था इस सब चीज़ को लेके? बहन भाई जो हैं वो भी सपोर्टिव थे। मेरा जो छोटा भाई है वो भी अब इस काम में इन्वॉल्व है, वो केक्स वगैरह बेक करता है, वो भी शेफ़ बन चुका है, उसको हमने सिखा दिया है। तो बहन जो है मेरी, वो घर के काम देख लेती थी, और मेरी मदर जो हैं उनको ज़रा उनके लिए इजी हो जाता था, फिर वो मेरे साथ। अच्छा, जैसे अभी आपने मेंशन करा कि लाइक आपने स्टार्टिंग कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर आप कॉलेज चले गए, ड्रॉप आउट हो गए वहाँ से, फिर आप यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो इसके अंदर लाइक कभी फील नहीं हुआ अकेलापन के यार बाकी सब दोस्त कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? बंदों को डाउट होना शुरू हो जाता ना कि एंड पे कि यार मुझे पता नहीं है, सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं एक अलग बिल्कुल डायरेक्शन में चल रहा हूँ। नहीं, मेरी मेरी स्पेशली जो गैदरिंग थी ना, वो समझ लो कि बहुत अजीब किस्म की गैदरिंग थी, वो बहुत नॉन सीरियस समझ लो आप। तो वो जो थे ना लड़के, अभी भी अगर मैं देखूं तो वो अभी भी किसी मकाम पर नहीं है। अगर मैं अपनी सराउंडिंग्स में देखूं तो वो बहुत नॉन सीरियस थे, आज भी वो वैसे ही हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ील नहीं होता था, मुझे बल्कि बेहतर लगता था कि यार मैं कहीं ना कहीं हूँ तो सही, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ये चीज़ फ़ील नहीं होती थी। आपको लगता था कि यार वो ठीक डायरेक्शन में नहीं थी, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में करता तो ज़्यादा बेहतर रहता? मैं आपको ये सबसे ज़रूरी चीज़ बताता हूँ कि जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, वो दो चीज़ें अपने ज़हन में डाल ले। सबसे फर्स्ट जो है वो उसकी गैदरिंग है, कि उसको गैदरिंग कैसे रखनी चाहिए। कुरान में एक लफ्ज़ है सिबगत अल्लाह,
उसका मतलब है कलर्स ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के रंग। अब आप ये सोचें कि अल्लाह ने यहाँ पर ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि कलर्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता था कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अल्लाह के रंग? आपने ये गौर किया होगा कि जब आप पेंट यूज़ करते हैं या कलर्स यूज़ करते हैं, जब आप यूज़ करके फ़ारिग होते हैं, आप देखते हैं कि वो जो कलर होता है ना, वो जगह जगह लगा होता है, कपड़ों पर, या आप कोई दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़े पे लग जाता है, वो हर जगह कलर जो है फैल जाता है। तो इसमें अल्लाह का मतलब ये था कि जो अल्लाह के रंग है ना, वो जब एक बंदे को लगते हैं ना, तो उसके थ्रू वो फैल जाते हैं। जो उसकी सराउंडिंग्स होती हैं वो हर जगह फैल जाते हैं। तो अपनी सराउंडिंग्स जो है ऐसे रखो, जो ऐसे बंदे के साथ रखो जिसको अल्लाह के रंग लगे हुए हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे आपकी सोच बदलेगी, आपका नज़रिया बदलेगा दुनिया को देखने का, वहाँ से जो है आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कि टाइम को आपने पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग इन चीज़ों को बहुत हल्का लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि लाइक जब आप बिज़नेस लाइफ में आते हो ना, तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ना बिज़नेस ही ले जाता है, ठीक है। और जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं कि यार तेरे पास टाइम नहीं है। तो लाइक आपका कोई एक्सपीरियंस है सारा, दोस्त वगैरह जो अब पहले थे अब नहीं रहे, या कोई मसले वगैरह दोस्तों के अंदर हुए हो? देखिए, ऐसा होता है कि स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है ना, वो होता है, उसमें जो है ना लोग बड़े शिकवे करते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही बिज़नेस का होके रह गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि असल हकीकी दोस्त तो वही है जो कि इस बात को समझे कि यार नहीं, इसका ये पीरियड है, इसको ये गुजारना ही है और ये इसके लिए बेहतर है। तो वो जो मैच्योर बंदा होता है वो इस बात को समझता है कि नहीं यार, ये इसका स्ट्रगल पीरियड है, इसको एक काम करने दो। जब मेरा वो पीरियड निकल गया, वो 3 साल थे मेरे, बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। तो जब वो पीरियड निकल गया, अब मेरे पास वक्त होता है, अब सारा कुछ फ़ोन कॉल पर होता है, रेडिस रख लिया है मैंने, अब सब कुछ जो है मोबाइल के थ्रू मैंने चलाना होता है। तो अब सबके लिए टाइम भी होता है, टाइम भी निकल जाता है, और मेरी अपने लिए भी मेरे लिए टाइम निकल जाता है। तो आसान हो गई हैं चीज़ें। तो अभी आपके यानी अब आपके जो ज़्यादातर ऑर्डर्स हैं, राइट, वो आप किस किस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो आप? मेरा ज़्यादातर जो काम है वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू है। इंस्टाग्राम के थ्रू ज़्यादा है। अब वेबसाइट भी मैं इसकी बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही बन जाएगी। तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप सिर्फ पोस्टिंग करते हो या फिर आप एड्स भी चलाते हो? एड्स भी चलाता हूँ, पोस्ट भी करता हूँ, और इस तरह से एड्स के थ्रू मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा मिलता है, ओके। तो ये नहीं, आपके जो केक्स वगैरह लाइक उसके लॉजिस्टिक्स क्या हैं? ठीक, क्योंकि अब लाइक जब बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आपने एक चीज़ ला के रखी, ठीक है, वो अब आपने बेच दी, अब उसकी सिर्फ एक्सपायरी डेट होती है जो काफ़ी देर होती है। लेकिन ये कुकिंग का काम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों का आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है, फॉर्मूला होता है, वो सब चीज़ें। तो उसके बारे में कुछ इंसाइट्स? सबसे मेन गोल जो मेरा था ना, वो था कि मुझे कुछ यूनिक लाना है, क्योंकि होम बेकर्स आप देखेंगे बहुत होंगे जो कि काम कर रहे हैं, केक्स बहुत लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक जो एम ये था, वो ये था कि ये जो ट्रेंड चल चुका है पाकिस्तान में, स्पेशली ये फॉन्डेंट केक्स वाला और ये कलर्स वाले जो केक होते हैं, इनको मुझे, इस ट्रेंड को मुझे ख़त्म करना है। ये बहुत फजूल चीज़ है। फॉन्डेंट का फ़ायदा बस ये होता है कि जी आप जो चाह रहे होते हो ना कि मुझे केक ऐसा चाहिए, बस ऐसा केक बन जाए, खैर है, खाने में जैसा मर्ज़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो केक वैसा बन जाता है, लेकिन वो खाने में बहुत फजूल होता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है कोई। वो शुगर से बनी होती है और वो बिल्कुल भी मज़ेदार चीज़ नहीं होती। तो मुझे उस ट्रेंड को ख़त्म करना था। तो मैंने ये किया कि केक्स की प्रेजेंटेशन को मैंने ऐसा रखा, उसकी पैकिंग ऐसी रखी कि लोग जो हैं वो ये फॉन्डेंट से हटकर ज़रा वो नॉर्मल जो केक्स होते हैं ना, उनकी तरफ आएँ, पैकिंग्स देखें कि यार पैकिंग भी अच्छी है, हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन चॉकलेट्स के थ्रू, जो चॉकलेट्स मैंने यूज़ करके उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी की, फ्रूट्स यूज़ करके, फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करके उसकी मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी की। इस तरह की चीज़ें लाया, और कुछ एडिशनल चीज़ें लाया, बुकेज़ लाया, और कुछ ओल्ड स्कूल टाइप जैसे लेटर्स होते थे पहले ज़माने में लोग ख़त लिखा करते थे, अपने मैसेज सेंड किया करते थे ख़त के थ्रू। तो मैं लेटर्स ले आया, और वो लेटर्स लोग अपने मैसेज सेंड करते हैं कि भाई ये लेटर में लिख दो। वो हम लेटर में लिखते हैं, उसको पैक करते हैं। यानी लेटर, यानी उन्होंने दिया कि यार ये गिफ्ट भेजना है? हाँ, एक मैसेज भेजा उन्होंने हमें कि जी ये लिख दो, ये मैंने ये इस बंदे को पहुंचाना है। उस लेटर को हम पैक करते हैं, उनके बिहाफ पर लिख कर
वो उस बंदे तक पहुंच जाता है। तो ये एक बड़े मज़े का एक पैकेज क्रिएट हो गया है जो लोगों को पसंद आता है, और वो उस ट्रेंड से हट रहे हैं फॉन्डेंट वाले। तो क्या जब 3 साल थे, ठीक है, अब जब आप ऐसा काम शुरू करते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है, आप खुद डिलीवरीज कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो अक्सर लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा कि अच्छा नहीं रहता, लाइक वो गिव अप कर जाते हैं, यार क्लाइंट तंग नहीं करता, मैं डिलीवरी करता हूँ, वो चीज़ें वापस आ जाती हैं या पैसे नहीं मिलते। ऐसे मामला आपके साथ हुए? ऐसे मामला शुरू में बहुत ज़्यादा हुए। लोग तो ऐसा करते थे कि ऑर्डर मंगवा लेते थे और पैसे हमें नहीं मिलते थे, क्योंकि शुरू था हमें नहीं पता था कि यार काम कैसे चलता है और प्री बुकिंग करनी होती है या कुछ भी ऐसा ज़हन नहीं था। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी। लोग बहुत ज़्यादा खेल खेल जाते थे। कुछ तो हमारा तबका इस तरह का है, राइडर्स स्पेशली जो मज़दूर तबका है, उसके लिए आप जब अच्छा सोचने के लिए जाते हो ना कि यार ये मज़दूर बंदा है, इसको मैं रख लेता हूँ, इसके लिए कहाँ, इसको मैं फ़ायदा पहुँचाऊँगा, वही आपके साथ कुछ ना कुछ कर जाता था। तो उससे मुझे बड़ी आपके डिसअपॉइंटमेंट। साथ कोई ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से आप ये कह रहे हो? बिल्कुल ऐसा होता था। मैं पहले यूज़ करता था क्रीम राइडर्स यूज़ करता था मैं। क्रीम के थ्रू केक्स आते थे। वो ऐसा करते थे कि वो जनाब पार्सल ले जाते थे और उसके बाद जनाब उनके फ़ोन बंद हो जाते थे और वो मज़े से खाते थे और एंजॉय करते थे। तो लाइक, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या करते थे आप? अगर एक बंदे ने लाइक क्रीम से आपने एक राइड बुक करी है, उसने केक खा लिया है, तो कंप्लेन? उसका यही होता था कि फिर मुझे अपने कस्टमर को पैसे वापस करने होते थे। उसके अलावा कोई हल नहीं होता था। वो फिर लॉस जो है मैं खुद बेयर करता था। तो अब आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? अब आपका क्या प्रोसेस है डिलीवरी का? अब मैंने अपने राइडर्स रख लिए, उनको खुद ट्रेन किया। खुद ट्रेन किया उनको, और अब वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। सही। तो जब करीम वाले जो राइडर्स है, जब वो ये सीन करते थे, तो आपने कभी कंप्लेन वगैरह करी? उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? कंप्लेन की, लेकिन कोई ख़ास उसका रिस्पॉन्स नहीं होता था। उसके लिए बहुत अलग से वक्त निकालना पड़ता था कि यार अब इसका पीछा करो जी, अब ये कहाँ पर है, इसको ढूंढो। तो उसके लिए इतना वक्त नहीं होता था। उससे बेहतर मैं यही समझता था कि यार बस छोड़ो, अल्लाह के हवाले कर दो। अब उसका फिर मैं नुकसान जो है ख़ुद भर देता था। तो अब आपका लाइक दिन कैसा गुजरा? लाइक अब आपकी रूटीन क्या है? लाइक जब स्टार्टिंग में तो सब बंदा हर चीज़ खुद कर रहा होता है, डिलीवरी भी खुद कर रहा है, क्लाइंट से बात भी खुद कर रहा है, चीज़ों को भी खुद देख रहा है, नंबर्स को भी खुद देख रहा है, पे वगैरह कर। अब आपका दिन कैसा? लाइक अब आप ग्रो जब कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में कैसे सब कुछ तब आप खुद कर रहे थे, अब आपने कैसे लाइक टास्क को डिवाइड किया हुआ? अब जो है टास्क जो है वो लोगों में डिवाइड ऐसे हो गया कि अब मेरा छोटा भाई भी है, वो भी इस काम में इन्वॉल्व हो गया है। केक्स वगैरह जो है वो खुद बेक कर लेता है, और उसके बाद जो कोटिंग वगैरह होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है, वो मेरी मदर कर लेती हैं। और उसके अलावा जो बिज़नेस मैनेज करना है, क्यूरीज वगैरह जो आती हैं, ऑर्डर्स लेना और उसको मैनेज करना, ऑर्डर्स जनरेट करना, वो सब कुछ मैं खुद बैठ के करता हूँ ऑफिस में। तो अब आगे आप बेसिकली जा रहे हो, लाइक आपने फ्रेंचाइज मॉडल क्यों नहीं किया अभी तक? आपने एक आउटलेट क्यों ओपन किया? आपको लगता है कि इज इट, क्योंकि अब होम किचन्स का भी काफ़ी ट्रेंड आया हुआ है ना, बहुत से लोग होम किचन्स कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके ख्याल में कि एक अगर बंदा है, उसका शौक है मे बी बर्गर्स बनाने का, मे बी पिज़्ज़ा बनाने का, कुछ भी चीज़ है, तो डू यू थिंक कि क्योंकि इज़ होम किचन इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो? मेरे ख्याल से एक स्टार्ट लेने के लिए होम किचन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप एज अ ब्रांड चल रहे हो ना, तो वो इनफ नहीं है। उसके लिए फिर आपको आगे सोचना पड़ेगा, एक बड़ा जंप लेना पड़ेगा, समंदर में आपको कूदना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा आपको। उसके लिए फिर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं ऑब्वियसली। मैं ये समझता हूँ अभी मेरा वो वक्त नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें लर्न करनी है। अगर बंदा पूरी तैयारी के साथ जाए तो वही बेहतर होता है, ना कि जल्दबाजी में बस कूद पड़े। तो मैं बस अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके। तो अभी आपने लाइक इंस्टाग्राम पे किया, आपने फेसबुक या दूसरे टिकटॉक वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे नहीं सोचा वहाँ पे जाने का? वहाँ पर भी मैं गया था, लेकिन वहाँ से रिस्पांस कुछ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने ये देखा है जो इंस्टाग्राम पर जो है ना पब्लिक जो है वो ज़्यादा वो सीरियस बायर्स हैं एज़ कम्पेयर टू फेसबुक या टिकटॉक। टिकटॉक। तो अभी तक आपने कोई कोलैबोरेशन करी, कोई इन्फ्लुएंसर को भेजा हो केक वगैरह करने के, पीआर वगैरह के? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ऐसा किया था, पीआर्स भेजे थे, लेकिन वो कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर आप देखोगे ना इन्फ्लुएंसर्स, उनके फेक फॉलोअर्स हैं। वो फेक फॉलोअर्स रखते हैं, उनकी रीच इतनी नहीं होती। वो देखने में तो फॉलोअर्स ऐसे लग रहे होते हैं कि भाई इतने 50K 60K, लेकिन वो सब फेक फॉलोअर्स होते हैं। तो ये बड़ा
देखना होता तो अगर एक बंदे ने ये काम स्टार्ट करना है, ठीक है, लाइक वो कहता है कि यार मुझे शौक है, तो उसके लाइक स्टेप्स क्या होने चाहिए कि कस्टमर, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि यार मुझे सबसे पहला कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मैं ये सब तो अरेंज कर लूँगा, मैं बर्गर वैसा बना लूँगा, लेकिन मुझे कस्टमर कैसे मिलेंगे, मैं इन्वेंट्री ला के रख लेता हूँ, वो बाद में यूज़ ना हो, क्योंकि खाने वाली चीज़ जल्दी एक्सपायर हो जाती है, मसले कर जाती है। तो लाइक आप उसको क्या एडवाइस दोगे, कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट ले, क्या क्या चीज़ें जो उसको कंसिडर करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से उसको बचना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो समझें, अगर एक बंदे ने ये काम स्टार्ट करना है, उसको नहीं पता कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले उसने ये देखना है कि चीज़ अगर आप खुद हो तो कैसे बाय करते हो। अब जैसे काफ़ी बेकरीज़ हैं, उन्होंने अपने केक्स जो हैं एक डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे वो उसकी अपीयरेंस होगी कि वो दिखने में कैसी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि वो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं कि उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसके बाद वो सब चीज़ें आती हैं। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, उस पे आपको उसकी पिक्चर्स, उसकी रील्स जो है वो अच्छी, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करके लगानी है, उसकी अच्छी तरीके से पिक्चर्स लेनी है, ताकि जो देखने वाला है उसको वो चीज़ पसंद आए कि नहीं यार, कि ये चीज़ अट्रैक्टिव लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यार आपकी एंड प्रोडक्ट लग कैसे रही, और फिर वहाँ से स्टेप बैक जाना। तो जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स करते हो उसके अंदर वो सिर्फ केक्स की होती हैं या फिर स्पेशल बिहाइंड द सीन्स भी होते हैं? नहीं, बिहाइंड द सीन्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाता। इसमें बस जो एंड जो मैं पिक्चर ले लेता हूँ वही होती है, बिहाइंड द सीन्स में नहीं लगाता ज़्यादा। सवाल ये था कि यार अब ना अक्सर इंटरनेट पे आप लोग देखते हो कि यार अगर ना आप बिज़नेस करो या वो चीज़ करो जो आप करना चाहते हो ना, तो आप कभी बोर नहीं होगे, आप हर दिन एक्साइटेड होगे, खुश होगे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है कि लाइक वो रियलिटी है या रियलिटी उसके कुछ ऑपोजिट है? बिल्कुल ऐसी ये रियलिटी है, बल्कि इसमें इंसान चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, क्योंकि इंसान इंटरेक्शन जो है अलग अलग लोगों से होता है। मार्केट में जाते हो और अलग अलग लोगों से मिलते हो, और कामयाब लोगों से मिलते हो जो बिज़नेस ओनर्स हैं, और ऐसे लोगों से भी मिलते हो जो छोटे तबके के हैं। तो आप एक्सप्लोर करते हो, आपका जहन खुलता है, आप चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझने लग जाते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़। तो लाइक जो उसके स्ट्रगल्स होती हैं, राइट, कि एक बंदा बड़ा खुश है पहले, ठीक है, वो अपनी लाइफ में ओके चल रहा है, जब वो बिजनेस की फील्ड में आता है तो क्या वो डिप्रेसिव एरा होता है या फिर वो एक एक्साइटमेंट वाला एरा होता है? मेरे ख्याल से उसको एक्साइटेड होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि एक इंसान खुश है तो फिर वो यानी चेंज क्यों करेगा, वो जंप करके बिज़नेस में क्यों आएगा। कोई ना कोई मजबूरी होती है इंसान की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मजबूर होकर ही बंदा बिज़नेस की तरफ आए। इंसान का पहला गोल ही कारोबार होना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो जॉब पर्सन जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना, स्पेशली जब वो उसकी शादी हो जाती है फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो कारोबार जो है बहुत ज़रूरी है। मैं बल्कि पेरेंट्स को जो है इस चीज़ पे लाना चाहिए ख़ुद बच्चों को कि वो अपना कारोबार शुरू करें, कोई ना कोई स्किल सीखें ऐसा। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है कि आप अगर अपने पास्ट में देखते हो और आप कहते हो कि यार मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ओपिनियन ये होता है कि यार आप पहले कुछ साल जॉब करो फिर आप बिज़नेस में आओ। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार उसे यूनिवर्सिटी मत जाओ, यूनिवर्सिटी पहले डिग्री लो फिर बिज़नेस करो। आपके ख्याल में ऐसा है कि अगर आपने पहले कहीं इस जॉब करी होती या पहले आप यूनिवर्सिटी में गए हुए होते तो आपको बूस्ट मिलता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, वो आप सब चीज़ें वैसे भी सीख सकते हो? मेरे ख्याल से अगर जॉब और यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया जाए तो जॉब ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। क्योंकि जॉब में आप फिर भी काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले लेते हो कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सब कुछ यही चल रहा होता है, आप अपनी सराउंडिंग में ये देख रहे होते हो। डिग्री की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। उससे बेहतर यही है कि आप कोई स्किल सीखो और उसको आप आगे लेके चलो, अपना कारोबार करो। उससे बेहतर मैं उन लोगों को समझता हूँ जो कि सब्ज़ी बेच रहे होते हैं। ऑनेस्टली जो डिग्रीज लेके बेचारे अभी तक फिर रहे हैं ना, उनसे बेहतर वो है जो सब्ज़ी बेच रहा है, क्योंकि वो उतनी एज तक आते आते ना वो समझ लें कि लाखों में कमाना शुरू कर देता है। उसकी कम से कम आमदनी भी होती है 60 to 70,000 या लाख तक भी टच कर देती है, लेकिन वो दिखता नहीं है, बस दिखता नहीं है। उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, लोगों के बस जहन में ये बैठ गया हुआ है कि जो सूट टाई जिसने पहनी हुई है वही कामयाब शख्स है, और ये रेडी वाले बेचारे, ये तो हालांकि वो बहुत अमीर होते हैं अगर आप देखो वो शो नहीं करवाते, उनके शौक नहीं होते वैसे कि मैंने अच्छा पहनना है। स्पेशली ये जो दूध वाले होते हैं
ये इनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन बस वही है कि अपेयर नहीं हो रहा होता तो लोग समझते हैं कि यार ये तो नाकाम निकम्मा शख्स है। सर, अब आपको लाइक एक्साइटेड, लाइक अब आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो आपको एक्साइटेड कर रही है, लाइक फ्यूचर के बारे में? नहीं, बिल्कुल उससे पहले एक और सवाल था। हाँ, वो सवाल ये था कि यार अब जैसे मेरे भाई है ना, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो सबसे बड़ा बोटल नेक है ना, वो ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता व्हाट्स नेक्स्ट। वो अपने पीक पॉइंट पे जो शॉप किया ना, वहाँ तक वो पहुँच गए, ठीक है। तो अब आपको कहीं ना कहीं ना आगे, अब हमारे पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं। हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा कल्चर आपको नज़र आता है वो ये आता है कि बच्चे ने दुकान खोल ली, अब वो अपनी दुकान कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंचाइज वाला मॉडल नहीं है, लोग एक्सपेंड नहीं करते, लोग पार्टनर्स नहीं लेके आते, लोग उस जगह रुक जाते हो। तो इन लोगों को आइडिया नहीं होता। तो आपके गोल्स बड़े हैं, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैंने इसको ब्रांड बनाना है, मैं इसको पूरे पाकिस्तान में करना चाह रहा हूँ, आउट ऑफ पाकिस्तान भी लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप कहाँ से सीख रहे हो? कोई सोर्स है, कोई बुक है, क्या है? आप सबसे पहले तो आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी जो फेमस हैं वो क्या करते हैं, वो क्या साइकोलॉजी, किस साइकोलॉजी से चल रहे हैं। वो सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर समझते हैं कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ ह्यूमन बिहेवियर सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ है उसकी, यानी उसको कैसे आपने दिखाना है कि लोग कहें कि यार ये इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसका इन्फ्लुएंस बहुत आपको बढ़ाना है, उसकी अपीयरेंस ऐसी हो, उसकी लोगो डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें, उसका नाम और पैकेजिंग, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि लोग अब जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपीयरेंस पे आ गए हैं। उनको होता है कि यार दिखने में चीज़ अच्छी हो, बाकी खैर है टेस्ट जैसा भी हो, हम वीडियो बनाएं, हम स्नैप बनाएं उसकी, तो जनाब लोगों को बहुत पसंद है, दिखने में बहुत अच्छी लगे। तो इसी तरीके के साथ जो बाकी ब्रांड्स हैं वो चल रहे हैं, वो इसी साइकोलॉजी के साथ चल रहे हैं वो। तो आपकी जो लर्निंग आप कर रहे हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपको लर्निंग कहाँ से मिली करने में? एक होता है ना, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई होता है। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि आपके जो घर है वो सब टूरिस्ट वाला है, ठीक है। लाइक ज़्यादातर वहाँ पे जॉब है और आप कंप्लीटली डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है। लाइक आप बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो उसके अंदर एक होता है ना, एक बंदे के आमतौर पर ये होता है कि यार वालदैन ने ये चीज़ करा हो, या मेरे दोस्त ये कर रहा है, या ये लीडर है ये कर रहा है, आप उसके ना स्टेप्स को फॉलो करते रहते हो। तो आप किसको फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए? मुझे असल में जो मेरी फ़ील्ड है उसका शौक़ मुझे यहाँ से हुआ कि जब लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया, तो मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया कॉथम से, कलिनरी आर्ट्स में। जब मैं वहाँ कोर्स करने गया तो वहाँ मैं शेफ़ से मिला जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में थे और बड़े अच्छे शेफ़्स थे। तो वहाँ से जो है ना, उन्होंने मुझे, मेरा माइंड वहाँ से बदलना शुरू हुआ। मुझे समझ लगी कि इस बिज़नेस को आगे कैसे लेके जाना है, ये कैसे चलता है, फूड बिज़नेस क्या होता है, तो एक ब्रांड कैसे बनता है। तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली, मेरे सर्स ने मेरी बहुत हेल्प की आगे बढ़ने में। मुझे वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें सीखी। ओके। अब आप क्या, कौन सी चीज़ें जो आपको रात को ना एक्साइटेड करती हैं कि यार अभी आपके लाइफ में वो एक्साइटमेंट है बिज़नेस को लेके जो स्टार्टिंग में होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक टाइम पे आके ना एक स्टेबिलिटी आ जाती है और आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो आप जाना शुरू हो जाती है। उस पॉइंट पे आगे ना, लाइक मैंने खुद अपने साथ तो ये देखा कि मैं ना थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। आपके साथ क्या, लाइक आप एक्साइटेड हो कि कल को लेके कल ये करना है, ये करना है? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि मैं एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर हूँ कि जब मैं मार्केट में आऊँगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा डरता भी हूँ, लेकिन इस डर का मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि लोग मुझे कहते हैं कि आप कब ओपन कर रहे हैं, कब। तो ये एक बंदे के लिए बड़ा मोटिवेशनल वो होता है कि यार वो कहते हैं कि नहीं यार, लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे आना चाहिए मार्केट में। तो कब तक का इरादा है कि यार मार्केट में आने का? इंशाल्लाह 1 साल तक। मैं एक दो सवाल करूँगा, क्लोजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजिंग क्वेश्चंस के अंदर यार सबसे पहले ये कि आप जो आपके एज फेलोज़ हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट कर चुके हैं और अब लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको सबसे पहले एडवाइस मैं ये दूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि अपनी कैटरिंग बेहतर करें। ऐसे लोगों में बैठें जो कुछ बनना चाहते हैं, या वो उनकी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो कैसी बातें करते हैं, उनकी गुफ्तगू क्या है। क्योंकि वही वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपकी सोच को बदलेगी, जो आपका नज़रिया बदलेगी, आपके अंदर चेंज आना शुरू होगा। आपको पता होगा कि यार लाइफ में मैंने क्या करना है। अब जो बातें ही फजूल बातें करेंगे, और तो बंदा इंसान क्या सीखेगा उनसे। और वो फिर ये वही बात होगी ना, जो शाहीन होता है ना, शाहीन जो ईगल होता है, वो कौवों के साथ नहीं बैठता,
उसको पता होता है कि अगर वो कौवों के साथ बैठना शुरू कर दे तो वो शायद अपने क़ुव्वत परवाज़ को भूल जाए कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ, कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी है। तो वो कौवों के साथ नहीं बैठता, वो अकेला रहता है लेकिन वो कौवों में नहीं बैठता। उसको पता होता है कि भाई मेरी भी सोच वैसे ही हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें कोई मूवीज़ या बुक्स जो आपने पढ़ी जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो किसी चीज़ों ने? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कुरान है, कुरान की तफसीर। जब कुरान की तफसीर मेरी मदर पढ़ती थी तो वो पढ़ती भी हैं बल्कि पढ़ाती भी हैं, अब तो आगे उनके स्टूडेंट्स हैं। तो वो साथ साथ मुझे सिखाती भी रहती थी। जैसे मैंने आपको सिबगत अल्लाह वाली बात बताई है, वो मेरी मदर ने ही मुझे बताई थी, तो वो मुझे साथ साथ बताती रहती थी। तो मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ तफसीर में, और वो वाकई ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की ज़िंदगी को पलट के रख देती है। इंसान को उसके बारे में बताती है कि भाई तुम क्या हो और तुम्हें कैसा होना चाहिए। तो तफसीर जो है, कुरान की तफसीर, वो बहुत ज़रूरी है इंसान को सीखने के लिए।